बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का दिन अदालती महाज पर बहुत हैपनिंग रहा है, बहुत कुछ हुआ है और ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी मुक्तदरा को टफ टाइम मिलना शुरू हो चुका है। जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम आमिर फारूक साहब जो हैं, उन्हें अब ऑब्वियसली जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीजें चल रही हैं और जिस तरह से 7 जजेस एक तरफ हो गए, फिर जाहिर बात है कि एक चीजें उसी हिसाब से अब चलेंगी जिस हिसाब से चलनी चाहिए। उसी तरीके से यूं लग रहा है कि काजी साहब के पास भी ऑप्शंस जो हैं वो अब कम होते जा रहे हैं। इस सब के अंदर ताकतवरों के मोहरे जो हैं, उनके जो प्यादे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बड़ी शिकस्त और बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। और अगर यह कहा जाए कि सब फड़े जाएंगे तो सारे ही फड़े जाएंगे, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम शुरू हो रहा है। एक ऐसे वक्त पे जब साइफर केस उड़ चुका है, इद्दत केस बहुत जल्द उड़ जाना है, जितने डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा सकते थे। रिसेंट जो हरबा था ये आखिरी ताखीरी हरबा था ना, तो अब इमरान खान साहब को ताहयात या फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी जब तक निजाम चाहे, इमरान खान साहब को जेल में रखने का जो मंसूबा है उस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है। और अगर यह कहा जाए कि घर के भेदी ने ही लंका ढाई है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, उस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ एफआईए की इंक्वायरी इनिशिएट हुई है ना, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसमें भी निजाम को चारों शाने चित कर दिया है एक ऐसा पत्ता फेंक के कि अभी सिस्टम सोच रहा होगा कि उन्हें करिए ते की करिए, यानी व्हाट टू डू नेक्स्ट। इमरान रियाज खान जो है वो भी सुरखरू हुए हैं। हज पर जाने का जो उनका मामला है उस हवाले से भी मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सारी खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। डू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जो है उसका इजहार भी कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आपको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब ने ना चाहते हुए इससे पहले भी जो जजेस की मुदाखलत वाला केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा उसके ऊपर काजी साहब ने पहले एग्जीक्यूटिव के सरबराह से मुलाकात की। फिर काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने शहबाज शरीफ को ही कहा कि एग्जीक्यूटिव पर इल्जाम है तो एग्जीक्यूटिव ही एक तहकीकाती कमीशन बना दे और उसके TORs तय कर दे। लेकिन फिर काजी साहब को यू टर्न लेना पड़ा और एक अज खुद नोटिस लेना पड़ा। वो अज खुद नोटिस क्यों लेना पड़ा? क्योंकि जारी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से प्रेशर था, साथ ही जजेस का प्रेशर था। फिर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अज खुद नोटिस यूजुअली नहीं लेते, तो उन्होंने वो पहला अज खुद लिया। अब उन्हें एक और अज खुद नोटिस लेना पड़ गया जो जजेस की तौहीन की जा रही थी। अब इस सब के ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने ना चाहते हुए, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब के जो रिमार्क्स पिछली समात पर भी और आज भी आए हैं, यानी काजी साहब आज कह रहे थे कि जी मुझे तो इतनी गालियां पड़ती हैं, रोजाना की बुनियाद पे लोग गालियां देते हैं, मैंने कभी कुछ कहा है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि बाकी जजेस को मसला था तो मैंने ये बुला ली, अदालत लगा ली, मेरी जात तक। भाई काजी साहब को ये पता होना चाहिए कि लोग अगर गालियां देते हैं ना तो लोग जजेस को अच्छे फैसलों पर दुआएं भी देते हैं। यह भी एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, आप देख लें। यानी जारी बात है, मैं ये नहीं समझता कि किसी को गाली देना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। आप एक अदब के दायरे में रहकर जो फैसले हैं उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जारी बात है कि जो जिसे तहजीब का दामन कहते हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए। अब काजी फाइज ईसा साहब एक तरफ इस तरह की चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने रखते हैं। अब इस मर्तबा काजी साहब का मुकाबला जो है वो मुक्तदरा के प्यादों के साथ है। वो एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल है, दूसरी तरफ फैसल वाडा है। और आप अंदाजा करें कि ये आजाद लोग हैं ना, फैसल वाडा आजाद है, लेकिन आज इनकी ताकत बनके ये मैसेज देने के लिए अदलिया को नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान बड़ी तादाद में, बड़े बड़े जो इनके नाम हैं वो भी यहां पर इनके साथ गए। क्यों गए? ये मैसेज देना था अदलिया को कि निजाम, स्टेट और सिस्टम के बेनिफिशरीज सब सिस्टम के इस प्यादे के साथ खड़े हैं। अब नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी और इस सब के अंदर फैसल वाडा जो है उन्होंने कहा मैं नहीं मांगता माफ़ी, मैं नहीं मांगता माफी, मैं नहीं मांगूंगा माफी। अब इस सब के अंदर जिसने माफी मांगी
उसकी माफी को रिजेक्ट कर दिया फौरी तौर पर कि फौरी हम आपको माफी नहीं देंगे, और इसमें फैसल वाडा को गैर मशरूत माफी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी, यानी कहा है कि बराए मेहरबानी आप अदालत से माफी मांग लें। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत की, जिस सिलसिले में मुस्तफा कमाल और फैसल वाडा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत मुस्तफा कमाल के वकील फरोग नसीम ने मुस्तफा कमाल की 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफी का बयान पढ़कर सुनाया और अदालत से इस्तदा की कि मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। इस पर काजी फैज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या वो अपीलें विफाकी शरई अदालत में नहीं है, क्या मुस्तफा कमाल ने फैसल वाडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज मीडिया पर गुफ्तगू की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा क्या था, दिखाएं। क्या हमें लोगों ने एक दूसरे से लड़ने के लिए बिठाया है? हमने नहीं कहा कि हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। काजी साहब ने रिमार्क दिए कि टीवी चैनल वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं। टीवी चैनल्स कह देते हैं कि फलां ने तकरीर की, हमने चला दी। ये इजहार राय की आजादी है। टेलीविजन चैनल्स ने 34 मिनट तक ये तकारीर नशर की कि अब हम चैनल्स को भी नोटिस करें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में नोटिस तो बनता है चैनल्स को। चीफ जस्टिस ने कहा कि कभी हमने ये कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसीक क्यों दे दी? आपने किस हैसियत में मीडिया टॉक की? आप क्या बार काउंसिल के जज हैं? यहां भी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर जाते हैं। जो करना है करें, बस झूठ ना बोलें। सहाफियों को हमने बचाया, उनकी दरखास्तें हमने उठाई, ऑल्दो सहाफियों के हवाले से बाकी चीजें करते रहे। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पैमरा ने दोनों मुल्जिमान की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जमा करवाए। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले टीवी चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी हो चुके हैं। तौहीन आमेज मवाद नशर करना भी तौहीन में आता है। टीवी चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पैमरा के जरिए इरसाल किए जाएंगे। टीवी चैनल्स 2 हफ्ते में बताएं कि उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। अब जाहिर बात है, फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसे चलाना टीवी चैनल्स की बड़ी मजबूरी होती है। उन्हें पहले से कह दिया जाता है कि आपने लाइव कट करना है और इस दौरान इश्तिहार भी नहीं चलाने। तो टीवी चैनल्स भी अब इस कड़के में आएंगे। लेकिन जाहिर बात है, काजी साहब ने फैसल वाडा साहब को भी गैर मशरूत माफी, प्लीज हमसे माफी मांग ले कि हमें मजीद कार्रवाई। और फिर काजी साहब ने कहा कि झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं, सारे सहाफियों को हमने बचाया। इमरान रियाज सहाफी नहीं था काजी साहब? क्या बाकी साफी नहीं है? आपके नजदीक साफत की डेफिनेशन भी और है। आपके नजदीक आपके पीआरओ, अब तो आपके अपने हामी साफी आपके खिलाफ हैं। 1-2 आपके जो खुद साख्ता पीआरओज हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बने हुए हैं आपके, उन्हें छोड़ के। अब एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब हमारे मुल्क के हालात देखें। वैसे दिलचस्प बात यह हुई है कि महमूदुर रहमान कमीशन पे जो उमर अयूब ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक तरफ तो FIA ने इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट से मुतल्लिक बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन का बयान कलम बंद किया, लेकिन PTI रहनुमा उमर अयूब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो निजाम को हिला के रखने के लिए काफी है। PTI रहनुमा उमर अयूब ने इमरान खान की मुतनाज़ा वीडियो पोस्ट के मामले पर नोटिस का जवाब देते हुए FIA से महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मांग ली है और उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की एक नकल मुझे दे दें ताकि मुझे पता तो चले कि खान ने सही पोस्ट किया है कि गलत। अब जिस रिपोर्ट को ये छुपा के बैठे हैं, यानी जिस तरह से साइफर केस है ना, 100 प्याज और 100 जूते, सजा मुअत्तल हो गई, लेकिन आपके प्रोसिक्यूटर को अदालत में मानना पड़ा कि जो कुछ इमरान खान ने साइफर के अंदर बताया था वो दुरुस्त था, इमरान खान सच्चा था, इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई थी और जो धमकी दी गई थी पाकिस्तान को वो सही थी, यानी निजाम ने माना। अब ये महमूदुर रहमान कमीशन में खान साहब के खिलाफ कार्रवाई पर भी लेने के देने पड़ सकते हैं। उमर अयूब ने FIA को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवाया है जिसमें कहा गया कि FIA ने हतक आमेज नोटिस भिजवाया जिसमें मुबहम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए। नोटिस सकूते ढाका से जुड़े वाकयात से मुतल्लिक है जिस पर हुकूमत ने कमीशन कायम किया। कमीशन ने 1972 में अबूरी और 1974 में मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाई। तहरीरी जवाब में लिखा गया कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को ना मुस्तरद किया गया और ना ही इसके मंदरजात की कभी तरदीद की गई। कमीशन ने जनरल याहिया और जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी के बयानात भी कलमबंद किए। सेक्रेटरी जनरल PTI ने जवाब में कहा कि FIA ने ना तो तारीख दानों पर मुश्तमिल महकमा है और ना ही अदालतों से बाला कोई इदारा। नोटिस का मकसद बानी PTI और पार्टी सेक्रेटरी जनरल को इंतकाम का निशाना बनाना है। तहरीरी जवाब में मजीद कहा गया कि नोटिस के जरिए किए गए प्रोपेगेंडे का मामला पार्लियामेंट में उठाने और नोटिस को अदालत के रूबरू चैलेंज करने का हक इस्तेमाल करेंगे। उमर अयूब ने अपने जवाब में कहा कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट काबीना डिवीजन में मौजूद है और FIA जवाब की तैयारी के लिए महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की नकल फराहम करे। कि मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूं, लेकिन जवाब की तैयारी के लिए FIA एक मेहरबानी करे कि महमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है ना, जरा उसकी नकल काबीना डिवीजन से लेके मुझे दे दे ताकि मैं अपने केस की जरा अच्छी तैयारी कर सकूं और मुझे पता चले कि प्रोपेगेंडा क्या था और क्या प्रोपेगेंडा नहीं था। अब ये सारी की सारी चीजें एक तरफ, वहीं दूसरी जानिब इमरान रियाज जिन्हें ECL से उनका नाम निकाला गया, हम दोनों की 7 पिटीशंस थी, इमरान रियाज और मेरी 18 नंबर थी, उनकी 19 नंबर का जो आमिर फारूक साहब है उनकी अदालत में लगी। मियां अली अशफाक, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, ही रिप्रेजेंटेड अस
اور میرا نام بھی نکالنے کا حکم ہو گیا اور وہ کیس ڈسپوز آف ہو گیا. عمران ریاض کے معاملے کے اندر بھی یہی آرڈرز اسی طرز پر آ گئے کہ ان کا نام نکالا جائے. انہوں نے حج پر جانا تھا, میں نے تو ویسے ٹرائی نہیں کیا ابھی تک باہر جانے کا, تو پتہ نہیں کیا پتہ ہمارا نام بھی ہو پھر سے ڈال دیا ہو کسی لسٹ میں, لیکن عمران ریاض کا نام انہوں نے دوبارہ ایک اور لسٹ میں ڈال دیا. اس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی تھی, آج اس کی سماعت ہوئی. آج انہوں نے جواب جمع کروایا کہ جی عمران ریاض خان جو ہے نا, ان کا نام ہم نے آپ کے کہنے پہ تو ECL سے نکال دیا تھا, اس کے بعد ہم نے اینٹی کرپشن کے کہنے پہ نام PCL میں ڈالا. میاں علی اشفاق نے بہت بہترین دلائل دیے, بیرسٹر قدیر جنجوعہ ہیں, احد کھوکھر ہیں, ان سب نے آج گیم بدلی. بیرسٹر قدیر جنجوعہ جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ گیم چینجر ان کے ریمارکس, ان کے جو دلائل ہیں وہ ثابت ہوئے. انہوں نے عامر فاروق صاحب کو ہی ان کے فیصلوں کے حوالے دے دیے اور یہ فیصلہ اب محفوظ کر لیا گیا, لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنا محفوظ ہوتا ہے. اور اسٹیٹ کو یہ موقع دیا گیا, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومتی وکلا سے کہا گیا کہ آپ کے پاس اگر اپنے موقف کے حق میں کوئی عدالتی فیصلہ ہے تو کچھ ہی دیر میں دے دیں, ورنہ پھر ہم ڈیسیجن جو ہم نے دینا ہے. تو عمران ریاض ایک مرتبہ پھر سرخرو ٹھہرا, لیکن شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بندے کو مذہبی فریضہ حج جو ہے وہ بھی ادا کرنے سے, اور تیسری ٹکٹ عمران ریاض کروا چکے ہیں حج کے لیے, پچھلی ضائع ہو گئی ہیں ان کی, تو وہ بندہ روز ٹرائی کرے گا جانے کی اور نظام اس سلسلے میں ایکسپوز ہوتا رہے گا. اب ذرا جاتے ہیں انصار عباسی صاحب کی ایک خبر کے اوپر, اور یہ ایک بڑی عام ترین ڈیولپمنٹ ہے اور میں اس خبر کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب کو غیر معینہ مدت تک اندر رکھنے کا جو منصوبہ ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جی PTI کے بانی چیئرمین عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, لیکن حکام کے پاس عمران خان کو غیر معینہ مدت تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے لیے آپشنز موجود ہیں. ایک کے بعد ایک کر کے عمران خان کے خلاف مقدمات ختم ہو رہے ہیں, جس سے PTI رہنما اور کارکنوں میں امید پیدا ہو رہی ہے کہ پارٹی کے سینئر ترین رہنما چند ہفتوں میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں. لیکن سرکاری ذرائع اس سوچ سے مختلف ہیں. جس وقت 1971 کے حوالے سے عمران خان کی متنازع ٹویٹ نے FIA کو عمران خان اور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کرنے پر غور کا موقع فراہم کیا, وہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نیب والے توشہ خانہ ریفرنس دوم دائر کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عدت کیس میں بری ہونے کے باوجود دونوں میاں بیوی سلاخوں کے پیچھے رہیں, یعنی یہ بھی مان رہے ہیں کہ عدت کیس میں بری ہونا ہی ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں میاں بیوی کو سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے گا. اور عمران خان کو 4 مختلف کیسز میں عدالت نے سزائیں سنا رکھی. 3 مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھی ملزمان کو بری کر دیا گیا اور ان کی سزائیں معطل ہو چکی. اب صرف عدت کیس باقی ہے. باخبر ذرائع, اب یہ باخبر ذرائع بڑے امپورٹنٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ عباسی صاحب کے اپنے ذرائع بڑے سٹرونگ ہیں, مقتدرہ کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس دوم جو ہے اس کے حوالے سے نیب کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے نیب, اور ریفرنس درست وقت پہ جب ضرورت پڑی قائم کر دیا جائے گا. اس سے پہلے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ نیب کی مداخلت سے قبل بھی عمران خان صاحب کو اس سب کے اندر بہت کچھ کیا گیا, اور اس وقت انہوں نے یہ بات باضابطہ طور پر کہہ دی ہے کہ جی عدت کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں بڑی رکاوٹ ہے. اس معاملے میں دونوں کو 8 فروری کے انتخابات سے کچھ دیر قبل 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. گزشتہ ہفتے عمران خان کے ماہرین قانون اور پارٹی مل کر عدت کیس میں دونوں میاں بیوی کی بریت کی امید باندھے تھے, لیکن خاور مانیکا کی جانب سے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے پر پہلے سے محفوظ کردہ فیصلے کا اعلان کرنے والے جج نے یہ کیس کسی اور جج کے روبرو پیش کرنے کے لیے درخواست ٹرانسفر کر دی. اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ آپ سمجھ جائیں کہ کس طرف کو جا رہا ہے. یعنی انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دے دی ہے پاکستانی قوم کو مقتدرہ اور نظام اور سسٹم اور سرکاری ذرائع کے بیاف پر کہ جی چاہے عدالتیں ریلیف دیں. یہ مان رہے ہیں کہ کیسز بوگس ہیں, لیکن اتنے کیسز ہم مزید بنائیں گے کہ عمران خان کو اندر رکھا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے میٹر کرتا ہے جیل سے باہر آنا؟ میٹر کرتا ہوتا تو وہ یہ ٹویٹ کرواتے ہیں مدرمان کمیشن والی. وہ تو ڈٹا ہوا ہے, وہ کمپرومائز جو ہے نا وہ عمران خان کی ڈکشنری میں اس وقت کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا, اور یہی سسٹم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.